नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एबीजी एनालिसिस का सेकंड पार्ट। पिछले वाले वीडियो में हम लोग जाने थे एबीजी एनालिसिस, इसका मतलब आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस जो होता है उसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो जाने थे कि उसमें रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक, रेस्पिरेटरी रिलेटेड टू लंग्स था और मेटाबॉलिक रिलेटेड टू किडनी था। इस वीडियो में हम लोग उसमें सारा इंट्रोडक्शन जान गए थे। इस वीडियो में हम लोग उससे रिलेटेड एबीजी एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन को जानेंगे तथा वीडियो के लास्ट में हम लोग जानेंगे उसके सैंपल कलेक्शन से रिलेटेड। जैसे हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि कोई भी ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं हम लोग तो वेन से करते हैं, लेकिन एबीजी एनालिसिस में हम लोग जो भी ब्लड सैंपल कलेक्शन करते हैं वो हम लोग आर्टरी से करते हैं। मोस्ट कॉमन आर्टरी होता है रेडियल या फिर फीमोरल, मोस्ट कॉमन में रेडियल आता है। तो कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या प्रोसीजर हम लोग करते हैं, ये सारा चीज़ जानेंगे, लेकिन वो सब जानेंगे वीडियो के लास्ट में। अभी हम लोग जानेंगे एबीजी एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि एग्जाम में आ जाता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, लेकिन उसमें भी क्वेश्चन ऐड हो जाएगा कि कंपनसेट है या अनकंपनसेट है या फिर फुली कंपनसेट है या फिर पार्शियल है। तीन गो होता है, या तो फुली कंपनसेट होगा या फिर पार्शियल कंपनसेट होगा या फिर अनकंपनसेट होगा। तीन गो चीज़ होता है, तो वो चीज़ हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और हम जितना भी क्वेश्चन लिखें उससे प्रयास करेंगे कि सिर्फ 3 क्वेश्चन से आप लोग का A to Z एबीजी एनालिसिस का कंपनसेट, फुली कंपनसेट, पार्शियल और अनकंपनसेट क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखिए सबसे पहले हम लोग पिछले वाले वीडियो से ही स्टार्ट करेंगे अपना वीडियो एबीजी एनालिसिस। ये पार्ट 2 वीडियो है। एबीजी एनालिसिस, एबीजी का फुल फॉर्म होता है आर्टेरियल ब्लड गैस। क्या होता है? आर्टेरियल ब्लड गैस। इस प्रोसीजर में हम लोग आर्टरी से ब्लड लेते हैं, लेकर लैब में भेज देंगे। लैब से जो रिपोर्ट आएगा, क्यों लेते हैं आर्टरी से ब्लड, क्यों लेते हैं तो क्यों लेंगे, क्योंकि हम लोग रेस्पिरेटरी या फिर मेटाबॉलिक से रिलेटेड जो भी हम लोग के बॉडी में फंक्शन हो रहा है, ब्लड के पीएच मान देखेंगे, ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको चेक करेंगे, ब्लड में ऑक्सीजन कितना है उसको जानेंगे, ब्लड में बाइकार्बोनेट कितना है वो हम लोग जानते हैं, और हम लोग उसको जान के नॉर्मल वैल्यू है या फिर नहीं है। यदि एबनॉर्मल है तो हम लोग ये फार्मूला लगा के पता करेंगे कि बॉडी में कौन सा रोग हो रहा है। ये चेक करने के लिए हम लोग करते हैं एबीजी एनालिसिस। ठीक, इसमें 2 चीज़ होगा, या तो रेस्पिरेटरी होगा या फिर मेटाबॉलिक होगा। रेस्पिरेटरी में भी 2 कंडीशन होगा, या तो होगा एसिडोसिस या फिर एल्कलोसिस। एसिडोसिस कहने का मतलब कि ब्लड का पीएच मान 7.35 से कम होगा, उसको बोलेंगे एसिडोसिस। एल्कलोसिस तक कब कहेंगे? जब ब्लड का पीएच मान 7.45 से एबव होगा, उसको हम लोग कहेंगे रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी में हमेशा याद रखिएगा कि CO2 होता है, और मेटाबॉलिक में हमेशा याद रखिएगा कि HCO3 होता है। बाइकार्बोनेट रिलेटेड टू मेटाबॉलिक एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी। इतना याद रखेंगे तो बाकी सारा एबीजी एनालिसिस में कुछ भी याद करना अच्छा तरीका से हम लोग याद कर लेंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। देखिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें नॉर्मल चीज़ जान जाइए, जैसे पिछले वाले वीडियो में भी बताए थे कि ब्लड का नॉर्मल पीएच मान होता है 7.35 से 7.45। ये आप लोग रख लीजिए, क्योंकि आगे चल के जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद PCO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर HCO3 बाइकार्बोनेट। HCO3 को हम लोग क्या कहते हैं? बाइकार्बोनेट कहते हैं। बाइकार्बोनेट नॉर्मल बॉडी में कितना होना चाहिए? 22 ले 27। याद कैसे करेंगे? बाई ले 22 से बाइकार्बोनेट की याद करेंगे, 22 से 22 ले 27। और PCO2 कितना होगा? 35 ले 45। ये नॉर्मल वैल्यू आप लोग याद कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर
डायरेक्ट बढ़ेंगे बिना समय को व्यतीत किए हुए। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, यदि कोई पेशेंट का एबीजी एनालिसिस किए, उसमें रिपोर्ट दिया, पहला उसमें आया है उस पेशेंट का पीएच मान है 7.55, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में है 75 और बाइकार्बोनेट है 38। तो इसमें कौन सा डिजीज कंडीशन हो रहा है ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, आइए देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला नॉर्मल पीएच होता है 35 ले 45, है कितना 55 है, मतलब 45 ले ज़्यादा है, 45 ले ज़्यादा है तो क्या होगा, एल्कलोसिस होगा। क्या होगा, एल्कलोसिस, एल्कलोसिस। तो लिखेंगे कि यहाँ पे हो गया एल्कलोसिस। PCO2 कितना होता है 35 ले 45, कितना होगा 35 ले 45, है कितना 75 है, कितना है 75 है, मतलब कि PCO2 भी बढ़ा हुआ है। PCO2 कितना है, CO2 बढ़ा हुआ है कितना 75। अगला देखिए बाइकार्बोनेट भी बढ़ा हुआ है। बाइकार्बोनेट क्या है, बड़ा है, कितना है, नॉर्मल होता है 22 ले 27, ये कितना है, तो ये है HCO3 कितना है 38 है, कितना है 38 है। कल के वीडियो में एक चीज़ बताए थे, शायद आप लोग भूल रहे हैं तो उस चीज़ को याद कीजिए। बताए थे कि रेस्पिरेटरी में कार्बन डाइऑक्साइड उल्टा होगा, मतलब कि ध्यान से समझिए बात को, कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी में उल्टा होगा। इसका मतलब कि यदि रेस्पिरेटरी में पीएच बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड घटेगा ही घटेगा। क्या, पीएच यदि इंक्रीज होगा, पीएच बढ़ेगा तो CO2 घटेगा, यदि ई घटेगा तो ई बढ़ेगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और pH बढ़ेगा तो बाइकार्बोनेट भी बढ़ेगा, ये बॉडी का मैकेनिज्म है। और pH घटेगा तो बाइकार्बोनेट भी घटेगा, ये हम लोग के बॉडी के मैकेनिज्म है, इसको याद रखिए। ये भी नहीं याद हो रहा है तो एक ट्रिक बता रहे हैं, रोम, उसको याद रखिए। किसको याद रखिएगा, ROME। आर के मतलब रेस्पिरेटरी, ओ के मतलब अपोजिट, एम के मतलब मेटाबॉलिक, ई के मतलब इक्वल। ए भैया ध्यान दो ना, तुम लोग के लिए ही मेहनत कर रहे हैं, इतना ट्रिक भी बता रहे हैं। ROME, आर के मतलब रेस्पिरेटरी अपोजिट, रेस्पिरेटरी अपोजिट का मतलब पीएच रेस्पिरेटरी का बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड घटेगा, यदि कार्बन डाइऑक्साइड घटेगा तो पीएच क्या होगा भैया, बढ़ेगा, अपोजिट। मेटाबॉलिक इक्वल, मेटाबॉलिक रिलेटेड टू किडनी, और किडनी में हम लोग क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट। तो नॉर्मल जानो कि यदि पीएच बढ़ेगा तो बाइकार्बोनेट भी बढ़ेगा, बाइकार्बोनेट घटेगा तो पीएच भी क्या होगा, घटेगा। ये हम लोग का ट्रिक हो गया किसका, रोम का। अब इसमें देखो क्या दिया हुआ है, एल्कलोसिस हो रहा है, यानी कि पीएच तो बढ़ रहा है, पीएच बढ़ रहा है तो ई तो नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला तो नहीं ना होगा भैया, क्योंकि इसको घटना चाहिए, ये बढ़ रहा है तो ये नहीं होगा। हम लोग किस में जाएंगे, इसमें जाएंगे। तो ये तो पता कर लिए कि इसमें मेटाबॉलिक हो रहा है, मेटाबॉलिक एल्कालोसिस, ये समझ गए क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एल्कालोसिस। लेकिन इसमें अब हम लोग को 3 चीज़ पता करना है। 3 चीज़ पता करने का मतलब कि कंपनसेट हो रहा है, फुली कंपनसेट हो रहा है या फिर पार्शियल कंपनसेट हो रहा है। तो उसको कैसे पता करेंगे, पीएच मान से। नॉर्मल पीएच मान कितना होता है भैया, तो 35 ले 45, यदि इसके बीच में आ जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे क्या चीज़, कि कंपनसेट नहीं है, फुली कंपनसेट है। कहने का मतलब ये कि इसमें CO2 कितना है भैया, 75 है, 75 है। इसमें क्या है, अपना से कोशिश किया, नॉर्मल CO2 35 ले 45 होता है, ये तो बढ़ गया, अपना से विपक्ष गया, जो कि इसको घटना चाहिए। यदि ब्लड का पीएच बढ़ रहा है तो CO2 को तो घटना चाहिए ना, लेकिन घटा नहीं, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, ताकि HCO3 कम हो, का हो के इस पर थोड़ा सा लोड कम पड़े। ये अपना घर से निकल गया, निकला मतलब इसका मदद तो किया, क्या ध्यान से समझो, ये अपना घर से निकला मदद करने के लिए हाथ बटाया, लेकिन ये कंपनसेट नहीं हो पाया, पीएच को अपने बरोबर रेंज में नहीं ला पाया, इसलिए उसको हम लोग कहेंगे पार्शियल, पार्शियल, पार्शियल
पार्शियल कंपनसेट, मेटाबॉलिक पार्शियल कंपनसेट, ये हम लोग का रोग हो गया। अगला 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, बनाइएगा। pH 36 है कोई पेशेंट का, PCO2 55 है और बाइकार्बोनेट उसका 26 है। कितना है? बाइकार्बोनेट उसका 26 है। तो उस पेशेंट का क्या डिजीज कंडीशन है? ठीक। उसके बाद हम लोग का अगला है pH 42 है, CO2 38 है और बाइकार्बोनेट 18 है। तो उस पेशेंट का क्या डिजीज कंडीशन है? क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पहला ही समझिए। हम समझते हैं कि थोड़ा सा नया नया तो डाउट में पड़े होंगे, ध्यान से समझो। यदि कोई पेशेंट है जिसका pH मान 60.55 है, 55 मतलब कि बड़ा हुआ है, 55 मतलब pH बढ़ गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ा किस लिए बढ़ा? शौक है बढ़ा? शौक है तो नहीं बढ़ा इसलिए ताकि बाइकार्बोनेट को कम कर सके। बढ़ा किस लिए? ताकि बाइकार्बोनेट को कम कर सके। लेकिन बाइकार्बोनेट को तो कम नहीं कर पाया और ना ही जो pH बढ़ा था उसको घटा पाया, उसको भी pH को भी नहीं घटा पाया और बाइकार्बोनेट को भी कम नहीं कर पाया। इसका मतलब कि कोशिश किया, क्या कोशिश किया? उस चीज़ को लिए कोशिश किया लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाया। यानी कि पार्शियल का मतलब यही होता है कि थोड़ा सा प्रयत्न करना, उसको बोलते हैं पार्शियल। अगले वाले वीडियो में उसको और डिटेल से समझाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग एलन टेस्ट के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्त। क्वेश्चन A to Z आप लोग को ABG से रिलेटेड बताएंगे। अगला वीडियो 1 शॉट होगा, लगभग 1 घंटा का होगा ABG एनालिसिस से रिलेटेड। उस वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए, क्योंकि उसके लिए हम बहुत ज़्यादा अपने के पर मेहनत कर रहे हैं, ताकि जब वो वीडियो आए तो आप लोग को ABG से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहे। इस वीडियो को आप 2x पर भी देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एलन टेस्ट एक हम लोग का टेस्ट होता है, यहाँ पे लिखे हैं ABG एनालिसिस के लिए। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि ये जो मेरा हथेली है ना, इसको कस के चापेंगे। ठीक, चाप दिया ऐसे, ध्यान से देखो। इसको मुट्ठी पेशेंट को बंद करवाएंगे, कस के खुलवाएंगे तो ये पूरा उजर हो जाएगा। उजर होगा तो दाहिना साइड वाला अंगूठा वाला क्या करेंगे? छोड़ेंगे, नर्वस छोड़ेंगे। छोड़ने से क्या होगा कि इधर जाएगा जन दे ब्लड। लेकिन हम लोग ये एलन टेस्ट के लिए ये जो अंगूठा वाला है उस नर्व को नहीं छोड़ेंगे, इधर कानी अंगुरी वाला छोड़ेंगे। कानी अंगुरी को हम लोग अल्नर कहते हैं और यहाँ पे जो आर्टरी है उसको कहेंगे अल्नर आर्टरी। तो क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि एलन टेस्ट में किस आर्टरी का पोटेंसी चेक किया जाता है? लिखे ना पोटेंसी, तो अल्नर आर्टरी का। हम यहाँ पे रेडियल छोड़े, रेडियल पर नहीं चेक किया जाता है, अल्नर को छोड़ेंगे। किसको छोड़ेंगे? ये कानी अंगुरी याद देने के छोड़ेंगे। तो खून झन दे जाएगा। झन दे जाएगा, इसका मतलब क्या होगा? इससे कि यदि हम यहाँ पे प्रिक किए पेशेंट का एलन टेस्ट के लिए, नसवा में प्रिक किए, आर्ट्रिया मान लो कि रप्चर हो गया, पंचर हो गया, खत्म हो गया, तो एक साइड से तो ब्लड सप्लाई मिल जाएगा पूरा हथेली के ना। इसका मतलब कि कोलेटरल सर्कुलेशन के लिए हम लोग चेक करते हैं। ध्यान से समझो, एलन टेस्ट क्यों करते हैं भैया? ABG एनालिसिस के लिए। हाँ, तो देखिए एलन टेस्ट हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग का जो रेडियल और अल्नर आर्टरी है, बेसिकली अल्नर आर्टरी का हम लोग पोटेंसी चेक करते हैं। पोटेंसी का हिंदी होगा उसका क्षमता कहने का मतलब कि यदि हम लोग का रेडियल आर्टरी पंचर भी हो जाएगा तो ये जो अल्नर आर्टरी है पूरा हम लोग के हथेली में ब्लड सर्कुलेशन दे पाए। यदि ब्लड सर्कुलेशन नहीं जाएगा तो हाथ में धीरे धीरे नेक्रोसिस होगा, यहाँ के सेल टिश्यू डेथ हो जाएगा, उंगली हाथ क्या हो जाएगा? हम लोग का सड़ने लगेगा। इसलिए हम लोग चेक करते हैं एलन टेस्ट। और दूसरा कोलेटरल सर्कुलेशन। कोलेटरल कहने का मतलब कि एक तरफा सर्कुलेशन के लिए, यानी कि मान लो कि यही काम होता है। एलन टेस्ट का काम यही है, यदि इसे चेक किए कोई पेशेंट का, या चेक किए अल्नर आर्टरी छोड़े और इधर से लाल नहीं हो पा रहे, मतलब कि यहाँ से जो अल्नर आर्टरी खराब है, तो हम लोग रेडियल को भी खराब नहीं करेंगे। यदि दोनों आर्टरियाँ का खराब हो जाएगा तो हाथ
भैया डैमेज हो जाएगा, वहाँ पे कोई भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। अल्नर आर्टरी यदि कोई पेशेंट का खराब है तो हम लोग उसका रेडियल आर्टरी से एबीजी एनालिसिस के लिए नहीं प्रीफर करेंगे। फिर जाएंगे हम लोग कहाँ पर, फीमोरल पर, यहाँ पे जांघ के पास हम लोग का फीमोरल आर्टरी होता है, वहाँ पर जाएंगे और वहाँ से हम लोग एबीजी का सैंपल लेंगे। ये जो हम लोग सैंपल लेते हैं ये डार्क लाइट कलर का ब्लड रहता है, रेड कलर का ब्लड रहता है, क्योंकि ये डायरेक्ट आर्टरी से आता है। तो ये हम लोग का टोटल था एलन टेस्ट और एबीजी एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन था। यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन दिए थे, अगले वाले वीडियो में हम थोड़ा इसको और डिटेल से बताएंगे और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के प्रैक्टिस करेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन एबीजी एनालिसिस से नहीं छूटे, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही डायरेक्ट पूछा जाता है। यहाँ से तो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, लेकिन क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। और सबसे ज़्यादा फंसाने वाला क्वेश्चन आता है कंपनसेट, पार्शियल कंपनसेट और अनकंपनसेट से रिलेटेड। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।